जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग की घोषणा, यानी पिछले जो 7 वेतन आयोग रहे हैं उनमें किस तरीके से हमारी पेंशन और पे का बढ़ोतरी हुई है। आखिर बात करूंगा कि 7वें पे कमीशन में कितने लोग इफेक्टिव थे, 8वें में कितने इफेक्टिव होंगे, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा और अभी क्या क्या प्रक्रिया होंगी। यानी सारी प्रक्रिया को लेकर जो आपके मंत्री जी हैं जिन्होंने घोषणा की है, आप उनका थोड़ा वीडियो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जैसे कि PIB रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि केंद्रीय सेंट्रल 8th पे कमीशन जो कि 1947 से शुरू होकर के लगभग आप समझ सकते हो 7 पे कमीशन बैठे गए, उनका हवाला दिया है और उन्होंने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेगुलर रिदम के तहत 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। अब ये वेतन आयोग करेगा क्या? उन्होंने कहा है कि यानी मैसिव कंसल्टेशन की बात की है। मैसिव कंसल्टेशन यानी पूरी तरीके से स्टेट से लिया जाएगा और जितने स्टेक होल्डर हैं, PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी सबसे बात होगी। अब सबसे बात होगी तो कौन बात करेगा, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। सबसे बड़ी जो कि संस्था है वो JCM है, जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी, और ये अपनी बातें रखेंगी कि आगे किस तरीके से होगा और किस तरीके से आपकी बढ़ोतरी होगी। तो कैबिनेट रिपोर्ट की भी आप ANI की रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कि सफिशिएंट टाइम है, यानी सफिशिएंट टाइम की भी दोस्तों बात कह रहे हैं। यानी जैसा कि लग रहा है कि अभी गठन का प्रस्ताव है और आप समझ सकते हो कि लगभग 1 साल हमारे लिए बाकी है। मान लो अगली होली तक है, अगले फरवरी 2026 मार्च तक होता है, तो इस 1 साल में क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या चीजें शामिल होंगी। जैसा उन्होंने इसके बारे में कहा कि हर एक स्टेक होल्डर से, PSU से, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सबसे बात ली जाएगी। अब सबसे बात ली जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपके जानकारी बता दूं कि लगभग 48.67 48.67 लाख कर्मचारी हैं और उसमें 67.95 लाख है वो पेंशनर हैं। इतनी संख्या है इनकी, जो कि ये 2014 में जब बना 7वां पे कमीशन था तो उसमें 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे, 14 लाख आपकी सशस्त्र सेना थी और 52 लाख लगभग पेंशन भोगी थे। अब 14 लाख सेना और 52 लाख पेंशन भोगी में से लगभग 60% भी रक्षा सेवा से पेंशनर थे। यानी सबसे बड़ा महकमा है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का है, दूसरा महकमा रेलवे का है और तीसरा MHA आप समझ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों का है। लगभग बाकी छोटे छोटे महकमे हैं। अब इन्होंने कहा इन सब के लिए जो पे और पेंशन बढ़ोतरी का मामला है कि किस तरीके से आगे होगा, यानी क्या चीजें रखी जाती हैं। अब मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आ रहा हूं जिसको देख करके आप हैरान हो जाओगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कब कब पे कमीशन बैठे और किस तरीके से फायदा हुआ। यानी सबसे पहले पे कमीशन आप समझ सकते हो, पहला पे कमीशन उन्होंने 1956 को हुआ था, 1 जनवरी 57 से लागू था। उसके अध्यक्ष रघुवीर जी थे और उसका एक सरलीकृत वेतन संरचना एक नॉर्मल तरीके से हुआ था। दूसरा आपका 1970 में हुआ था गठन,
लागू हुआ था 1 जनवरी 1973 से, और उसके अध्यक्ष थे RS घोष। और ये भी एक वेतन संरचना संशोधित हुआ था और न्यूनतम वेतन था 70 रुपए, और वृद्धि हुई थी 14.2% की वृद्धि हुई थी सेकंड पे कमीशन में। अब आते हैं तीसरा पे कमीशन। 1986-79 में बैठा, और 1986 में JM सिन्हा साहब थे और भुगतान के लिए 20.6% की बढ़ोतरी हुई थी, और जो 70 रुपए थे बढ़कर के 196 रुपए हो गए थे। फिर आपका चौथा पे कमीशन में सीधा आपकी बढ़ोतरी 27.6% हुई, और आपका मूल वेतन 750 1 जनवरी 1986 से ये लागू था। यानी आपकी मिनिमम 750 थी, जिसमें हमारे साथ के सब लोग समझ सकते हैं, हम भी इसी ग्रेड में आए थे। अब मैं बात करूंगा पांचवा CPC। पांचवा CPC आपका अप्रैल 94 यानी जनवरी 1996 थे। इसमें न्यायमूर्ति S रत्नाबेल पांडियन थे, और वेतनमान 21 से घटाकर 34 किया गया था। यानी जो पांचवा CPC था 31% बढ़ी थी, और आपकी जो 750 है वो 2550 पे पहुंच गई थी। अब मैं आपके साथ ये कह रहा हूं कि 70 से 196, 196 से 750, 750 से 2550, और छठे वेतन पे जंप करके 7000 हुई थी। यानी 2550 से 7000 हुई थी 31%, और ये 7000 होने बाद छठे वेतन में जो कि फैक्टर लागू हुआ था यहां से फिटमेंट फैक्टर, और 54% बढ़ोतरी हुई थी। 54% बढ़ोतरी होके 7000 मिनिमम यानी पे लेवल की, और 1.86 का मल्टीपल फैक्टर था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 6th पे कमीशन में देखी, और यहीं से फिर थोड़ा सा गेम बदला है, और 7वां वेतन आयोग में 2.57 था, जो 14.29% की बढ़ोतरी और 18000 हुआ था। अब जैसा कि आपने देखा है, तो ये खबर कह रही है, उन्होंने सीधा कहा है कि भारत में वेतन आयोग की सूची, कार्यान्वयन वर्ष, प्रमुख सदस्य, अन्य विवरण। अब इन्होंने भी बोला है कि इसी तरीके से एक इनका अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, और पूरा इसका सर्वे करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार के पास रखेंगे, और सरकार उसके लिए उनके पास सफिशिएंट टाइम है, उसकी अपना एक एनालिसिस करेगी। अब एनालिसिस के बाद कई प्रकार की बातें आ रही कि क्या फैक्टर होगा, जैसे कि हमने अब सवेरे आर्मी के संदर्भ में पहले मैं आऊंगा। अभी इसमें होता क्या है कि 1 जनवरी 2026 को महंगाई भत्ते की दरें आप समझ सकते हो कितनी पहुंच सकती है, वो हमने आपको बता दिया, लगभग 63 या 64% पहुंच सकती है। 63 या 64 हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि आप समझ सकते हो, अभी आप 53% पे ले रहे हो तो ये 56 तो होगा, इसमें इससे कम नहीं हो सकता और ज्यादा भी नहीं हो सकता। और 56 के बाद 2 किस्त आनी है जुलाई 2025 की, अब वो 3 या 4 के आसपास आती है, तो आप समझ सकते हो 59 होगा, अगली 4 आ जाएगी तो 63 होगा। मुझे नहीं लग रहा कि 63 से ज्यादा बढ़े। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप ये देख सकते हो कि जो 2.57 था 7th पे CPC में, दोस्तों याद रखना, जगना होगा, और यही बात हम सैनिक संगठनों से बात रख रहे हैं कि इस बार चूक नहीं होनी चाहिए था, कि उन्होंने जो 2.57 था वो पे लेवल 1 से लगाकर पे लेवल 5 तक था, और उसके बाद जैसे ही 6 आया, 6 पे लेवल बना तो 2.62 किया, और पे लेवल 9 तक 2.62 था, पे लेवल 10 से लगाकर 12 तक 12 तक 2.67 था, फिर 27.72 था, फिर 2.81 था, फिर 2.72 था। ये नहीं होना चाहिए, यानी ये होता है तो यानी फैक्टर आपने 2.57 कॉमन रखा, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज अपने तरीके से हाथ मार ले गए, और जिनमें हमारे सेना के अधिकारियों को भी आप देख सकते हो 2.5 से नहीं 2.68, 27 इस तरीके से बड़ा अंतर रहा। यानी जिसकी ज्यादा सैलरी वो तो ऑलरेडी ज्यादा बढ़ रही है, फिर आपने उनको फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा दे दिया, तो बहुत बड़ा अंतर है। और यही अंतर आपको शायद 1 रैंक 1 पेंशन को जो आपके इंप्लीमेंटेशन होता है उसमें आप देख रहे हो। तो केंद्रीय कर्मचारी है, यानी आप बोल रहे हैं जिसका पे लेवल कम है, यानी जो पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 ये हम लोगों के लिए होता है, जो नीचे कर्मचारी है, फौज का सिपाही 3 से शुरू होता है, तो इन लोगों को आप फिटमेंट फैक्टर कम रख रहे हो, उनकी तो वैसे ही सैलरी कम है, उनकी तो वैसे ही सैलरी कम है। यानी एक बंदा आप समझ सकते हो, और मैं इसी को कैलकुलेट आपने देखा होगा, और उसका असर आप सीधा सीधा आप देख सकते हो, इसमें सीधा दिया है कि पे लेवल 1 का 7000 से लगा करके 18000 बढ़ता है, पे लेवल 2 का 19900 बढ़ता है, इनका 21700 बढ़ता है, और अधिकारी का जाकर के 2,25,000 2,50,000 बढ़ता है।
जो जो परसेंटेज है बढ़ने का वो हो जाता, और यही गड़बड़ी हो जाती। और ये सारे लोग जानबूझ के अपनी रिपोर्ट्स में देके ये करा लेते हैं। और ये आंकड़ा जब से 7th पे सीपीसी था, काफी चर्चा में रहा, काफी लोगों ने इसके ऊपर हैरानी व्यक्त की। और इस फार्मूले से बचना होगा, इससे पहले ही दबाव में अलर्ट रहना होगा, नहीं तो जो बाहर है ना, जितना बजट है कि इतने केंद्रीय कर्मचारियों का अफसर 10% होते हैं, किसी भी आप देख सकते हो केंद्रीय कर्मचारियों में 10% है, तो ये अपने हिसाब से बढ़ा के लेके जाएंगे। और उन जब सिविलियन करते हैं उसके हिसाब से हमारे अधिकारियों को भी मिलता है। और ये बात सत्य है, ये प्रमाणिक है, आप किसी भी टेबल को उठा के देखिए तो ये बड़ा चीज रहेगी, बड़ी रिकमेंडेशन रहेगी। इसके ऊपर लगातार जितने कर्मचारी संगठन है या जितने सैनिक संगठन है, इनका काम है अब थोड़ा सा जागना पड़ेगा। और नहीं जागे तो फिर 10 साल के लिए आप जितना भी रोते रहो, सरकार नहीं सुनेगी। जैसे ही आपको वन पेंशन के लिए आप लगातार 10 साल हो गए बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है, तो ये जागने का वक्त है। धन्यवाद।